क्या हाल है? ठीक है आप सब लोग? नेफ्रो हो गई थी? कोई प्रॉब्लम नेफ्रो में? कोई इशू आप लोगों को जिन्होंने किया है? नेफ्रो में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई भी नहीं। चलो ठीक है, किए हैं एमसीक्यू। तो डॉक्टर सिद्रा आई हैं, उनके मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कीलोसिस हो गई थी। शायद अभी आई नहीं है। अभी तक नहीं आई। चलो ओके, सही है। आज आपकी रीनल की फिजियो है? अभी रहती है? अभी फिजियो कंप्लीट नहीं हुई अभी? आज आखिरी क्लास है फिजियो की रीनल की? चलिए ओके, आज हमने स्टार्ट करनी है पल्मों की फिजियोलॉजी। ठीक है, पल्मों की फिजियोलॉजी का पेज नंबर 119, डबल ए की बुक। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो पल्मों की फिजियोलॉजी में हम कुछ वॉल्यूम्स करते हैं, जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम आ जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है। और इन्हीं वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कैपेसिटीज बनती हैं। कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स इज कैपेसिटी। ठीक है। तो जितने भी वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, उनके कॉम्बिनेशन, दो वॉल्यूम्स का या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसे हम कैपेसिटीज कहते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, फिर अब ये वॉल्यूम्स क्यों होते हैं, किस लिए मेजर किए जाते हैं? एक्सपायरेशन पे, इंस्पायरेशन पे लंग का कितना वॉल्यूम होता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में रीड करना है। जो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम होता है, दैट इज 800 ml। ठीक है, ये वॉल्यूम इंस्पायर और एक्सपायरेशन पे, जो नॉर्मल ब्रेथ आप सांस ले रहे हैं, आप साथ साथ प्रोसेस करते जाएं। ठीक है। नॉर्मली आप एक्सपायर और इंस्पायर जो कर रहे हैं, ठीक है, उस पे जो वॉल्यूम है आपका लंग्स का, वो टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है। टाइड से टाइडल वॉल्यूम याद कर सकते हैं कि एक, एक मिनट, ये बोर्ड ऑन। टाइड से आप याद कर सकते हैं कि नॉर्मली इंस्पायरेशन आई है और एक्सपायरेशन आ गई है। ठीक है। ये जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आई है नॉर्मल ब्रेथ पे, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इन नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है, एट विद ईच नॉर्मल ब्रेथ, ये है 800 ml टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, 800 ml टाइडल वॉल्यूम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये 3000 ml होता है। ठीक है, 3000 ml। जो इसकी अमाउंट्स है ना, वो आपको रटनी पड़ेंगी थोड़ी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा हल नहीं है याद करने का, तो उसको थोड़ा सा अमाउंट्स को ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, ये 3000 ml होता है। ये वॉल्यूम होता है दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम। एक्सरसाइज के दौरान जब आपने इस टाइडल वॉल्यूम से अबव इंस्पायर करना है, डीपर इंस्पायर करना है, एक टाइडल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, एक टाइडल वॉल्यूम आ गया, मतलब कि इंस्पायरेशन आ गई, एक्सपायरेशन आ गई, ये एक टाइडल वॉल्यूम आ गया। इस टाइडल वॉल्यूम के नॉर्मल से अबव आपने इंस्पायर करना है, दैट इज द
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे, ये ड्राइंग मिक्स हो गई है सारी में, ठीक है, अगर ये टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल ऊपर वाला, तो इससे अबव इंस्पायर करना है, तो ये इंस्पायरेशन की मैं टाइड बड़ी बना रही हूँ और एक्सपायरेशन नॉर्मल है। ठीक है, तो ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल चल रहा होता है उससे ज्यादा इंस्पायर करता है, और ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता है। ठीक है, 3000 है। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, जो टाइडल वॉल्यूम के नॉर्मली जो, काइंडली म्यूट कीजिएगा। तो नहीं, क्लास भी लेनी होती है साथ में, थोड़ा सा इश्यू भी आ रहा होता है इस तरह का। ठीक हो गया। अच्छा, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, दैट इज द वॉल्यूम ओवर अबव इंस्पायरेशन अबव द टाइडल वॉल्यूम। और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है, ये छोटी बनाते हैं एक मिनट। ठीक है, इन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल टाइडल, ठीक है, वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? जिसके अंदर वॉल्यूम जो कि एक्सपायर किया जा सकता है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द नॉर्मल टाइडल वैल्यू। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन है, इसके ज्यादा जो बाद में एक्सपायर्ड किया जा सकता है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल ब्रेथ में था, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि अबव द टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया जा सकता है, वो वाला वॉल्यूम, सॉरी, और अबव द टाइडल वॉल्यूम जो एक्सपायर किया जा सकता है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फाइन। अच्छा, अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास? 1100 ml। ठीक है, ये 1100 ml। ठीक हो गया। इसके बाद आखिरी हमारे पास एक वॉल्यूम रह जाता है, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, that is the volume that remains in the lung after a maximal expiration। अब ये टाइडल वॉल्यूम था, ठीक है, इसके बाद ये एक्सपायर हुआ। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम इन द लंग रह जाएगा उसको कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और ये रेजिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं होता। ठीक है, ये याद रखनी है ये चीज, रेजिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं होता। और ये वो वाला वॉल्यूम है जो आफ्टर द मैक्सिमल एक्सपायरेशन लंग्स में रह जाएगा, उसको ये रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, और ये होता है 1200 ml का। ठीक है, सही है, ये सारे वॉल्यूम्स हो गए। अब कैपेसिटीज हमने करनी है। कैपेसिटीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वॉल्यूम्स। ठीक है, अब पहली कैपेसिटी जो आ जाती है दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना था? टाइडल वॉल्यूम 800, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे फॉर द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है कि जो लंग्स ने नॉर्मली इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इसके अलावा जो वो टाइडल वॉल्यूम से अबव इंस्पायर कर सकता है, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है लंग की, जो कि बन जाती है 3800। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, इसके अंदर आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि एक्सपायरेशन, मैक्सिमम एक्सपायरेशन, टाइडल वॉल्यूम की एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमली एक्सपायर कर सके वो वाला वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि उस मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में बच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना था? 1100, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था?
1200, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 2300। ठीक हो गया। ये है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये वो वाली कैपेसिटी है जो एक टाइडल वॉल्यूम जब एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद ये लंग्स में मिलेगी, ठीक है। ये वो वाली रेजिडुअल कैपेसिटी है जो एक एक्सपायरेशन के बाद आपको लंग्स में मिलेगी, ठीक है। और क्यों, चूंकि इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है इसकी फॉर्मूला में, तो उसकी वजह से जो है इस में हम जो है वो स्पायरोमीट्री से इसको मैयर नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं मैयर होगा तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी नहीं मैयर होगी। तो जब आपसे पूछा जाए कि द वॉल्यूम दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपायरेशन, तो कौन सा वॉल्यूम होगा? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। Residual volume. And if we ask a capacity that remained in the lungs after a tidal volume is expired, तो कौन सी होगी कैपेसिटी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है, हाँ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, जो वाइटल कैपेसिटी है उसको बाज दफा फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी कहा जाता है। इसके अंदर तीन चीजें आ जाती हैं: इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तीन आ जाते हैं वाइटल कैपेसिटी के अंदर। और वाइटल कैपेसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेशन। वाइटल कैपेसिटी होगी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसमें मैक्सिमम इंस्पायरेशन होगी, उसके बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन जो होगी वो होगी वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेशन, तो ये होगी हमारे पास वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो रह जाती है दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर आपके पास चारों वॉल्यूम्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये भी स्पायरोमेट्री से मैयर नहीं हो पाती, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें भी ऐड हो जाता है, इसलिए ये स्पायरोमेट्री से मैयर नहीं होती, ठीक है। समझ आ गई? जी, ठीक है। अरे इसको रिवाइज करोगे तो इजी हो जाएगा, एमसीक्यूज में भी करेंगे तो हो जाएगा ये, ठीक है। एमसीक्यूज में गौर ये करना है कि वॉल्यूम का पूछ रहे हैं, कैपेसिटी का पूछ रहे हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का एमसीक्यूज आता है, इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम का एमसीक्यूज आता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी का आ सकता है जिसमें ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो होगी वो रेजिडुअल ये वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर स्पायरोमेट्री के हिसाब से पूछ सकते हैं कि कौन सा है जो स्पायरोमेट्री से मैयर नहीं होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद है सरफेक्टेंट एंड द लंग्स, ठीक है। सरफेक्टेंट जो हैं वो क्या करते हैं? सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होते हैं टाइप 2 अल्वेओलर सेल से, ठीक है, जिसके अंदर डायपल मेटॉयल फॉस्फेटिडाइकोलीन, इसका एमसीक्यूज भी बार दफा आ जाता है, ठीक है। फॉस्फेटिडाइकोलीन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि जो सरफेक्टेंट होता है वो अल्वेलाई को कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है। जो लंग्स की कंप्लाइंस है वो सरफेक्टेंट की वजह से ज्यादा होती है। कंप्लाइंस होता है कि कितना लंग में मतलब कि पावर है टू कॉमुलेट थिंग्स ना, ठीक है। कंप्लाइंस ये है, अगर मैं सिंपलर वे में बताऊं तो, ठीक है, कि कितना लंग जो है वो इजीली ज्यादा और कम ऑक्सीजन को या ज्यादा और कम कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, तो लंग कंप्लाइंस ये है, ठीक है। तो जो सरफेक्टेंट होता है वो लंग कंप्लाइंस को बढ़ाता है, लेकिन जो सरफेस टेंशन है वो कम होती है। सरफेस टेंशन कम इसलिए हो जाती है क्योंकि सरफेक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाती है,
और वो दूसरा जो है वो लंग कंप्लाइंस भी बढ़ा देता है। उन मॉलिक्यूल्स की वजह से अल्वेओलाई कोलैप्स नहीं करता, इसलिए भी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, सरफेक्टेंट जो है वो डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो लंग कंप्लाइंस कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादातर ये बच्चों में होता है जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, यही एमसीक्यूज आते हैं इसके साथ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कंप्लायंस जो है वो ओल्ड एज में एम्फाइसीमा में कम हो जाती है, लंग की कंप्लायंस। ठीक है, लंग का अकोमोडेट करना चीजों में, ठीक है, अकोमोडेट करना अपने आप को चीजों में विद द एम्फाइसीमा एंड ओल्ड एज जो है वो कम हो जाता है। लंग कंप्लायंस ओल्ड एज और एम्फाइसीमा के पेशेंट में कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो सरफेक्टेंट है वो अल्वेओलर इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, दूसरा इसको ड्राई रखती है अल्वेओलाई को, और कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, तो ये इसके सरफेक्टेंट के रोल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये डिफ्यूजन लिमिटेड परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस आती हैं। डिफ्यूजन लिमिटेड जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, परफ्यूजन लिमिटेड हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है डेड स्पेस। ठीक है, डेड स्पेस जो होती है वो एक होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, एक होती है पैथोलॉजिकल डेड स्पेस। डेड स्पेस जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वही एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी होती है। वो वाला एरिया होता है जो कि पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन में रोल प्ले नहीं कर रहा होता। ठीक है, द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज नॉट टेकिंग इट्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे आपको अगर ये पता है कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे हमारे पास होता है, ठीक है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, तो उसमें कंडक्टिंग पाथवे भी होता है और फिर रेस्पिरेटरी पाथवे भी होता है। तो जो कंडक्टिंग एरिया होता है उसमें मेनली वो रेस्पिरेशन में रोल प्ले नहीं कर रहा होता इतना खास। उसके बाद जो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद जो मेनली स्टार्ट होता है अल्वेओलार अल्वेओलाई की डक्ट से। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं, फिर अल्वेओलाई की डक्ट्स आ जाती हैं, अल्वेओलाई आ जाते हैं। ये जो मेन एरिया होता है ना, ये रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम का वो वाला पार्ट जो कि नॉर्मली रेस्पिरेशन में रोल प्ले नहीं कर रहा होता वो डेड स्पेस होती है। ठीक है, और जो फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है वो सेम होती है। ठीक है, जो कि 150 ml होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल डेड स्पेस सेम होती है, 150 ml होती है। फिर हमारे पास कुछ चीजें होती है पैथोलॉजिकल डेड स्पेस। डेड स्पेस अगर किसी डिजीज की वजह से कम या ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसको पैथोलॉजिकल उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गई इसकी। ठीक है, तो डेड स्पेस का जो होता है ना, ये पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है डेड स्पेस पे, अगर शैलो ब्रीदिंग हो या डीप ब्रीदिंग हो। ठीक है, उस पे डेड स्पेस का फर्क नहीं पड़ेगा। जो एरिया जिसने कंडक्टिंग सिस्टम में रोल प्ले नहीं करना, जिसने रेस्पिरेशन में रोल प्ले नहीं करना, उसने नहीं करना। ठीक है, शैलो ब्रीथ हो या डीप ब्रीथ हो, उससे डेड स्पेस पे फर्क नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज डेड स्पेस के। इंक्रीज डेड स्पेस ये है, आप कंसिडर करें एक पर्सन है जो स्मोक खड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, और वो स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्मोकिंग कर रहा है। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक स्टैंडिंग जिसमें डेड स्पेस इंक्रीज होती है, दूसरा स्मोकिंग जिसमें डेड स्पेस इंक्रीज होती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसको एकदम जो है वो पहले ही एम्फाइसीमा का पेशेंट था। ठीक है, जिसको एकदम जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ। ठीक है, उसको ले गए क्या कहते हैं उसे, इमरजेंसी में ले गए उसको। ठीक है, जब उसको इमरजेंसी में लेके गए तो चेक किया कि वो तो हाइपोटेंसिव भी है इस वक्त, हाइपोटेंशन उसको आ रही है। तो अब हमने रूल आउट करना है कि उसको कहीं पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब एआरडीएस हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि पेशेंट हमारा हाइपोटेंशन में भी है, तो हाइपोटेंशन में है तो हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी रूल आउट करना है कि कहीं से कोई एम्बुलेंस लॉन्च करके इसी जगह पे तो नहीं लग गया जिसकी वजह से हाइपोटेंशन आ गई। ठीक है, ये स्टोरी बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद क्या किया, अब वो पेशेंट हाइपोटेंशन था और वो
उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करना है, कि कार्डिक असेसमेंट तो नहीं करनी, कोई सर्जरी वगैरह उसकी करनी हो। सर्जरी करने से पहले उसकी नेक एक्सटेंड की गई और ईटीडी उसमें जो है ना वो इंटुबेट कर दी गई। ठीक है, सही है। तो स्टोरी क्या है कि एक पेशेंट है जो कि स्टैंडिंग है, स्मोकर है, ऑलरेडी एम्फाइसीमा का पेशेंट है। एकदम अचानक से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ, उसको आप इमरजेंसी में ले गए, वो हाइपोटेंशन में था, चेक किया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं है। और उसके बाद हमने कोई प्रोसीजर करना है तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसकी नेक एक्सटेंड की, ईटीटी डाली और ब्रोंकोडाइलेशन कर। ठीक, समझ आ गई है। ये एक ना सिनेरियो बना के याद कर लो। ठीक है, इसके अलावा इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह सिनेरियो वाइज याद कर लोगे ना तो ज्यादा इजी हो जाएगा कि इस तरह ये सारी स्टोरी है। ठीक है, अब सारी चीजें होगी और डिजीजेस बाकी, नमूनिया, ब्रोंकिटिस, ठीक है, और एल्दमा। ठीक है, एम्फाइसीमा के साथ ये तीन चार चीजें भी याद कर लो कि डिजीज एसोसिएटेड में डेड स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिजीज एसोसिएटेड में डेड स्पेस कैसे इंक्रीज होगी, कि वो वाला एरिया जो कि नॉर्मल एक एरिया था, जो कि नॉर्मल ही एयर कंडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा था, अब किसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो क्या होगा, वो एरिया रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेगा? नहीं करेगा ना। तो जब उसने रोल ही प्ले नहीं करना तो उस जगह पे जाहिर है फिर यही होगा कि वहां पे डेड स्पेस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर डिक्रीज डेड स्पेस को कैसे याद करना है? अब आपने वहां पे एटीटी इंट्यूबेशन कर दी, ब्रोंकोडायलेशन कर दी, अब इसके बाद ना सारे लंबे लंबे प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, इसमें नेक फ्लेक्शन, उसमें नेक एक्सटेंशन आ गई, इसमें नेक फ्लेक्शन आ गई, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इसमें आ गई, उसमें ब्रोंकोडायलेशन थी। ठीक है, सीधा आपने सुपाइन पोजीशन में लेटाया हुआ पेशेंट को। अब इसके बाद क्या है, इसमें ट्रेकियोस्टमी करनी है, मैक्सिलेक्टमी करनी है। ठीक है, और एटेलेक्टेसिस है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो उसके जो बरक्स ईटीटी के बाद ट्रेकियोस्टमी, मैक्सिलोटमी और नेक फ्लेक्शन के साथ सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जो उसमें चीजें हैं इसमें जो है वो उससे ऑपोजिट आ जाएंगी, डिक्रीज डेड स्पेस। ठीक है, तो ये जो है वो स्टोरी वाइज याद कर लीजिएगा, इंक्रीज डेड स्पेस के साथ जो है वो डिक्रीज डेड स्पेस याद करना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंजेस इन एल्डरली पीपल। ठीक है, जो ओल्ड एज जो पीपल है ना, ठीक है, लंग कंप्लाइंस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लंग कंप्लायंस जो है वो एम्फाइसीमा में और ओल्ड एज में जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसका यही है कि अब ओल्ड एज में आके जो लंग की इलास्टिसिटी है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, जब इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाती है तो कुछ जगह पे अगर लंग इन्फ्लेटेड है तो वो इन्फ्लेटेड ही रह जाएगा। अब वहां पे आके एयर जो है वो रह जाएगी। ठीक है, तो उसकी उसके अंदर भी लंग कंप्लाइंस का वो कह रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी वगैरह आ सकती है। ठीक है, ओल्ड एज के अंदर। फिर उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि चेस्ट वॉल कंप्लाइंस, तो चेस्ट वॉल कंप्लाइंस कम हो जाती है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है ओल्ड एज में। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में जो वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स आ रहा होता है हाइपोक्सिया के खिलाफ या हाइपर कैप्निया के खिलाफ, वो पुअर रिस्पॉन्स देता है पेशेंट। ठीक है, फिर ओल्ड एज में जो है वो वी क्यू मिसमैच। वी क्यू होता है, वी इज द वेंटिलेशन और क्यू जो है ये ब्लड फ्लो को शो करता है। ठीक है, क्यू ब्लड फ्लो को शो करता है, वी वेंटिलेशन को शो करता है। ठीक है, तो वी क्यू मिसमैच जो है वो हमारे पास ओल्ड एज में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद है हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ये चीजें वैसे आप फिजियो में भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको रिवाइज हो जाएंगी ना, तो मुश्किल नहीं लगेंगी। थोड़ी सी मुश्किल लगती है लेकिन आसान हो जाएगी। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना उसको सिंपल वे में याद करना है। एक होता है उसका राइट साइड का कर्व। ठीक है,
एक राइट शिफ्ट होता है, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट। जो राइट शिफ्ट होता है उसको हम कहते हैं, एक मिनट में बताती हूँ। वो एल्वियोलर टू रेशो होती है और आर्टीरियल रेशो। ऑक्सीजन के एल्वियोलर आर्टीरियल रेशो होता है, उसे ए ए ग्रेडियंट कहते हैं। उसके इतना एमसीक्यूज नहीं आएगा, इसलिए वो इतना अच्छा इंपॉर्टेंट चीज नहीं। अच्छा, जो राइट शिफ्ट होता है उसको हम हाल्डेन इफेक्ट कह रहे होते हैं। ठीक है। और नहीं, उसे बोहर, सॉरी सॉरी सॉरी, उसे हम बोहर इफेक्ट कह रहे होते हैं। बोहर। ठीक है। आर से बोहर। ठीक है, आर बोहर में आर आ जाएगा। ठीक है। तो बोहर इफेक्ट आता है राइट शिफ्ट में, लेफ्ट में आता है हमारे पास हाल्डेन इफेक्ट। ठीक। बोहर और हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है। जो बोहर इफेक्ट होता है उसके अंदर राइट साइड पे आपने बस इतना याद करना है कि सारी चीजें रेज होती हैं। ठीक है, हर चीज बढ़ेगी। ठीक है, हर चीज बढ़ेगी। ठीक है, सारी चीजें रेज होती हैं, हर चीज बढ़ेगी। जैसे इंक्रीज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज करेगा 2,3 DPG। 2,3 DPG जो होता है, ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ अफिनिटी ज्यादा करता है। ठीक है। तो रेस के साथ याद रखना है कि हर चीज जो बढ़ेगी वो होगी राइट शिफ्ट में बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट होगा, 2,3 DPG बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट होगा। ठीक है। फिर एच ऑइन अगर बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगी? अगर हाइड्रोजन आयन भी बढ़ जाएंगे तो पीएच क्या होगी? पीएच और हाइड्रोजन आयन का क्या होता है रिलेशन? पीएच कम होगी। ठीक है। तो राइट साइड पे जो है वो डिक्रीज पीएच होगी और हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। लेफ्ट साइड पे क्या है, सारी चीजें लो हैं। ठीक है, सारी चीजें क्या लो हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लो है। ठीक है, टेम्परेचर लो है, 2,3 DPG लो है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है और हीमोग्लोबिन फीटल भी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या क्या आ जाएगा? लो कार्बन डाइऑक्साइड, लो टेम्परेचर, लो 2,3 BPG, और पीएच इसमें जो है वो हमारे पास ज्यादा होगी हाइड्रोजन आयन कम होने की वजह से। और हीमोग्लोबिन एफ और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी लेफ्ट जो है वो शिफ्ट आएगा, जिसे हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो लो से याद रखना है कि लो, एल से याद रखना है कि उसमें सारी चीजें कम होंगी सिवाय पीएच ज्यादा होने के। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और फीटल हीमोग्लोबिन भी इसी में ही होगी। और जो बाकी आर से याद रखना है कि सारी चीजें ज्यादा होंगी और पीएच जो है वो हमारे पास कम होगी। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है कि जो राइट शिफ्ट होता है और जो लेफ्ट शिफ्ट होता है, इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की डिसोसिएशन भी बताता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। तो राइट और लेफ्ट शिफ्ट के साथ जो है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी टू द एरियाज भी डिफाइन करता है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो लेफ्ट शिफ्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आती है, इसमें अफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 200 टाइम्स अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, अगर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जिसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है, उससे ज्यादा 200 टाइम्स अफिनिटी होगी कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएगा और ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा।
जब सारी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी, तो फिर बाकी की जो हीमोग्लोबिन है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हो गई है तो बाकी की हीमोग्लोबिन के लिए एकदम से ऑक्सीजन की अफिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी बाकी की हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है। तो बाकी की हीमोग्लोबिन फिर उसकी अफिनिटी एकदम से जो है वो ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाएगी। इसका ये इस तरह याद कर लें कि जैसे एक नई चीज आई है तो हीमोग्लोबिन ने उस को अपने साथ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। उसकी 200 टाइम मोर पावर थी तो हीमोग्लोबिन उसके साथ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड थी उसने हीमोग्लोबिन को जब कवर कर लिया, तो बाकी की हीमोग्लोबिन दोबारा ऑक्सीजन के पास चलेगी, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास जब वो दोबारा जाती है तो उसकी अचानक से एकदम पीक आती है, एक शिफ्ट ऑफ, जैसे कह लो कि फास्ट शिफ्ट एकदम आता है कि वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ जो है वो बाकी की ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये की ये बात होगी। फिर जो हीमोग्लोबिन एफ होती है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है, ये प्लीज प्लीज लाइनें मत मारें। अम, ये आप लोगों की तरफ से पता नहीं कैसे ड्रॉ हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है उसमें कौन कौन सी वो होती है, फीटल हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट क्या होता है? अल्फा और गैमा, ठीक है। अल्फा और गैमा होता है फीटल हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट। जो अल्फा और गैमा चेंज होती हैं ड्यू, ये क्या कर रही होती हैं कि इनकी अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं दे डू नॉट लूज ऑक्सीजन, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जो लेफ्ट साइड वाले जितनी भी चीजें हैं दे डू नॉट लूज ऑक्सीजन, वो बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। जैसे हो गई फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन की अफिनिटी है विद हीमोग्लोबिन वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलती। दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसके अंदर पहले तो ऑक्सीजन को मुंह नहीं लगा रहा होता, लेकिन एकदम जब लगाता है तो ये लूज नहीं करता ऑक्सीजन को अपने हाथ से, ठीक है। और फिर सारी चीजें जो कि डाउन जा रही हैं, जैसे कि लो कार्बन डाइऑक्साइड है, लो 2,3-DPG है, लो टेम्परेचर है, ठीक है, लो हाइड्रोजन आयन है या इंक्रीज पीएच है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये लूज नहीं होने देती ऑक्सीजन को। और इस सूरत हाल में जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज कम हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गई है? ठीक है, ओके। अब हम राइट साइड वालों की बात कर लेते हैं, जिसमें हर चीज इंक्रीज होती है। वो क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को टू द बॉडी, ठीक है। दे रिलीज द ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, 2,3-DPG का बढ़ जाना, ये जितनी भी चीजें बढ़ जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये ऑक्सीजन की डिलीवरी टू द बॉडी जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। समझ आ गई है? फाइन, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि राइट साइडेड शिफ्ट जब भी आएगा तो उसमें ऑक्सीजन की डिलीवरी टू द टिश्यूज इंक्रीज हो जाएगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट साइडेड जो शिफ्ट आएगा उसके अंदर जो है वो लूजनिंग ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी विद फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके एमसीक्यूज इसी तरह ही आते हैं। राइट शिफ्ट के आपके पास पूछते हैं क्या क्या कॉजेज हैं, लेफ्ट शिफ्ट के कॉजेज बताएं। फिर इसके बाद जो है वो हॉल्डेन इफेक्ट किसको कह रहे हैं, बोहर इफेक्ट किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आते हैं जिसके राइट लेफ्ट शिफ्टिंग से।
फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर फॉर्म जो होती है वो बाइकार्ब की फॉर्म में होती है, ठीक है, जो एमसीक्यूज के अंदर आता है। क्लोराइड शिफ्ट बैंड फ्री के अंदर होती है, ठीक है। आरबीसी के अंदर जो है वो क्लोराइड शिफ्ट हो रही होती है, उसमें ये बाइकार्ब की फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर ये वीनस ब्लड और जो आरबीसी वीनस ब्लड है मोर, तो इसके अंदर हमने बाइकार्ब और पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये हमने पहले भी हिमेटोलॉजी में भी किया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वी क्यू रेशो। ठीक है, वी क्यू रेशो का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वी क्यू रेशो होती है, वी होती है वेंटिलेशन, क्यू होती है ब्लड फ्लो, ठीक है। अब इसको विद द जोन्स ऑफ जो लंग्स होते हैं उसके साथ हम करते हैं डिस्कस थोड़ा सा। ठीक है, वी है वेंटिलेशन एयर और क्यू है ब्लड फ्लो, ठीक है। ये दो चीजें हैं। वी क्यू मिसमैच बाज दफा आता है हमारे पास, जैसे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, वेंटिलेशन ब्लॉक होगी। जब वेंटिलेशन ब्लॉक होगी तो वी क्यू मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो ब्लड फ्लो ब्लॉक है, ब्लड फ्लो ब्लॉक होने की वजह से वी क्यू क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं कहूं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वेंटिलेशन जाएगी कि ब्लड फ्लो डैमेज होगा। वेंटिलेशन, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में वेंटिलेशन डैमेज हो जाएगी लेकिन ब्लड फ्लो जो है वो ठीक रहेगा। अब अगर ऊपर वाली चीज जो है वो आप उसको जीरो कर दो और नीचे वाली वन हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो जब भी एयर में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वी क्यू रेशो जो है वो डिक्रीज कर जाएगी रादर देन नॉर्मल। और जो ये ब्लड फ्लो पीछे बचेगा